अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इंडिकेट के हवाले से वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। ये तो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और बाद में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक और हिस्सा है जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है इंजाइम। तो इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम हम सारे लेक्चर जो है ना यहाँ पर डिलीवर करेंगे और यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा स्टार्ट है वो कहाँ से? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल को कहते हैं या ये कौन से मॉलिक्यूल है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो होता है दैट मेक द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के जो मेजर मॉलिक्यूल है हम उसकी बात करते हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर वैसे बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद है, आयंस भी मौजूद है, लेकिन हम जो मेजर है उसकी बात करते हैं। मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में दो तरह होते हैं। एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर एक होता है इनऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक। तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या चीज होगा? इनऑर्गेनिक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑर्गेनिक में प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे। तो अगर हम पानी को देखा जाए, पानी हमारे सेल के अंदर 62 से लेकर के 70% तक मुख्तलिफ बुक्स में या मुख्तलिफ जो है ना पेपर्स में लिखा हुआ है। सो इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो प्रोटीन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन हमारे पास जो मौजूद है वो 15 से लेकर के 17% तक, किसी ने 20% भी लिखा हुआ है। और जो लिपिड है वो 15 से लेकर के 16 या 17% तक हमारी बॉडी का ड्राई वेट बनाता है। सो न्यूक्लिक एसिड 5 से लेकर के 7% ये बॉडी नहीं बना रही, ये हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 1 से लेकर के 2% हमारे ड्राई वेट के अंदर मौजूद होता है। सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हम इसमें जो पढ़ते हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स में से वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, प्रोटीन नहीं, लिपिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड नहीं, हम स्टार्ट लेंगे किस चीज से? कार्बोहाइड्रेट से। सो जी स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, डिफिनेशन क्या है, टाइप्स कितने, वो तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो मेजर है वो हमारे लिए, दिस इज द मेजर एनर्जी सोर्स। हमारे सेल के अंदर जो मेजर एनर्जी सोर्स है, जिसे हम 60% ऑफ द सेल एनर्जी लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। सो कार्बोहाइड्रेट से हम अप टू द 60% ऑफ एनर्जी लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हमें देता है। सो द कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर एनर्जी सोर्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिटरली अगर इसको डिफाइन किया जाए कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट लफ्ज का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द हाइड्रेटेड कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। वाई द कार्बोहाइड्रेट? लिटरली उसका जो लफ्जी मतलब है कार्बो एंड हाइड्रेट, जैसा नाम बता रहा है, कार्बो लफ्ज का मतलब क्या चीज होगा? इट विल बी नोन एज द कार्बन। एंड हाइड्रेट ये मतलब वाटर से निकला हुआ एक लफ्ज है जिसका मतलब है वाटर। सो व्हाई द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये इसका लेटरल डिफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। सो इसके पीछे जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले की वजह से हम उसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूले के अंदर क्या चीज मौजूद है? CH2NO। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट केमिकली बना हुआ है 3 चीजों से। केमिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है। साथ में उसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है जो नॉन एसेंशियल है। जो एसेंशियल एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दीज आर द एसेंशियल। ये कार्बोहाइड्रेट के एसेंशियल और बेसिक एलिमेंट्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? बिकॉज फार्मूले के अंदर हमें नजर आ रहा है कि रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशो है इज जस्ट लाइक इन वाटर। वाटर में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 से है।
सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन द 2:1 पानी के अंदर। सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1 है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जस्ट लाइक वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो पानी की तरह है। सो ये बिल्कुल हम कहते हैं H2O पानी की तरह, और उसके साथ कार्बन लगा हुआ है। इसी वजह से इसको कहते हैं द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन के साथ पानी है, इस वजह से हम कहते हैं। सो दिस फार्मूला ओनली अप्लाई ऑन द मोनोसैकेराइड। हम बाद में देखते हैं, जब डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो आपको समझा दूंगा कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होता है, मोनोसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के जो टाइप्स होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, मतलब ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पर ही अप्लाई नहीं होगा। सो दिस फार्मूला ओनली अप्लाई ऑन द मोनोसैकेराइड। अच्छा, फार्मूले के अंदर अगर हम C देख ले, C1H2O1, इसका मतलब है जो रेशो है वो 1:1 से है, टोटल फार्मूले का जो रेशो है। लेकिन पानी और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 2:1, ये 2:1 से है। सो यहां पर इस C को हम रिप्रेजेंट करते हैं X का, जो C का पावर है नीचे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो H2O है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Y से। जस्ट लाइक C इज इक्वल टू द X इज इक्वल टू द N। C X के बराबर है और X N के बराबर है। N क्या चीज शो कर रहा है, द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ जो कार्बन होता है वो कितना होगा, 3 से लेकर के 7। किस चीज में, मोनोसैकेराइड में, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये ओनली अप्लाई होता है मोनोसैकेराइड के ऊपर। सो इसके फार्मूले से हमें नजर आ रहा है कि कार्बन के साथ ऐसा लग रहा है जैसा पानी मिला हुआ है, हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, और ये मोनोसैकेराइड पे अप्लाई होता है। यहाँ पर C को हम X से और H2O को हम Y से रिप्रेजेंट करेंगे, H2O Y से और C को X से। अच्छा, नीचे आते हैं कुछ एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है, डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि यार CX और H2O को Y से उसके पावर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर C को मैं 3 लिखूं, सो X इज इक्वल टू Y। हम लोगों ने अभी भी देखा है कि यार X किसके बराबर है, Y के बराबर है। सो यहां पर इस फार्मूले के अंदर हम देखें CX से H2O Y से, सो इसमें क्या होगा, द X इज इक्वल टू द Y, X Y के बराबर है। अगर मैं C को 3 लिखूंगा, सो H2O क्योंकि XY के बराबर है उसको भी 3 लिखूंगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, C3H6O3। सो ये सबसे जो छोटा या जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, या जिसको हम कहते हैं कि सारे कार्बोहाइड्रेट इसी से डिराइव होते हैं। सबसे पहले जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट बनता है वो असल में किस चीज से बनेगा, C3H6O3। जो सबसे जो छोटा और पहला कार्बोहाइड्रेट नेचर में आता है वो 3 कार्बन का होगा। इसी तरह CXH2OY, अभी ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया कि XY के बराबर है। सो अगर XY के बराबर है, सो यहां पर हम क्या लिखते हैं, अगर C को 4 लिखोगे तो Y को भी 4 लिखना होगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, C4H8O4। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हम इसको 6 से लिखे तो क्या होगा, C6H12NO6, तब हम लिखते हैं C6H12NO6। अगर X की जगह हम 5 लिखे तो क्या लिखोगे, C5H10O5। लेकिन नॉट अप्लाई ऑन द डीऑक्सीराइबोज। एक शुगर है हमारे पास DNA के अंदर जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, उसका फार्मूला क्या है, C5H10O4। इसका मतलब होगा कि वहां पर एक ऑक्सीजन कम है। सो यहां पर X नॉट इज इक्वल टू द Y, X Y के बराबर नहीं है। सो ये जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो डीऑक्सीराइबोज पर अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, अगर हम यहां पर 2 शुगर देखें, एक शुगर में कार्बन, ये पेंटोज शुगर है, दोनों 5 कार्बन शुगर है, कार्बन 1 2 3 4 5। इसमें कार्बन 2 और 3 दोनों के साथ OH लगा हुआ है, तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सो इट विल बी द C5H10O5, क्योंकि सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरे। अगर इसको देखा जाए, ये भी वही पेंटोज शुगर है, लेकिन यहां पर क्या चीज है, कार्बन 1 2 3 4 5।
कार्बन 1 पर ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी कार्बन 2 पर ऑक्सीजन नहीं है। अगर कार्बन 2 पर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब है यहां पर एक ऑक्सीजन कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर देखा जाए, सो दिस नॉट अप्लाई ऑन द डीऑक्सीराइबोज शुगर। व्हाई दिस शुगर इज नोन एज द डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कार्बन 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, एक ऑक्सीजन कम है। वो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि क्यों ऑक्सीजन कम होता है डीएनए के अंदर, उसके पीछे क्या फैक्ट होता है, क्या रीजंस है। ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है सिर्फ मोनोसैकेराइड पर अप्लाई होता है, मोनोसैकेराइड में भी डीऑक्सीराइबोज पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाकी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पर भी अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, CxH2OY कभी X और Y बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं C को 2 लिखूं, H2O को भी 2 लिखूं, यहां पर तो बराबर है C2H4O2। ये फार्मूला बिल्कुल इस ऊपर वाले फार्मूले की तरह है, C3H6O3 रेशो बराबर है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इस पर भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? अगर XY के बराबर है और H2O के दरमियान रेशो 2:1 का है, फिर क्यों अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि ये एसिटिक एसिड है, एक फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो तादाद है वो 2 है। जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था कि मोनोसैकेराइड में जो सबसे कम कार्बन होंगे वो कितने होंगे? 3। इस वजह से ये फार्मूला एसिटिक एसिड पर अप्लाई नहीं होता। बेशक रेशो XY का बराबर है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है, लेकिन फिर भी ये फार्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो हम जो शुरू कर चुके हैं वो क्या चीज है? वो है कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं जरा कार्बोहाइड्रेट की तरफ। जैसे हम लोगों ने कहा था, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है, कहां से बनता है कार्बोहाइड्रेट, नेचर में कहां से आता है, ये कार्बोहाइड्रेट किस तरह बनेगा? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके पिगमेंट्स होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, CH2O बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा। ये तो इस चैप्टर की बात नहीं है, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर है। सो हम कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो ग्रीन प्लांट्स बना रहे, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बना देता है। ये वो प्रोसेस है जो नॉन लिविंग वर्ड को लिविंग वर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या चीज है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है, बाद में उसे कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है, लिविंग बॉडी के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। सो इसको हम कहते हैं कि नॉन लिविंग और इसको हम कहते हैं लिविंग। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लिविंग है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉन लिविंग है। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो नॉन लिविंग वर्ड को लिविंग वर्ड के साथ कनेक्ट करेगा। ये तो उसका फॉर्मेशन। केमिकल डिफिनेशन, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था लेटरल डिफिनेशन। लेटरल डिफिनेशन हम लोगों ने इसके फार्मूले की वजह से पढ़ा था कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो है 2:1 जस्ट लाइक वाटर की तरह, और साथ में क्या चीज मौजूद है? कार्बन। वो तो लेटरल डिफिनेशन था। लेकिन केमिकली हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डिफिनेशन होता है, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं या कीटोन कहते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पहले कहा था कि इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, वजह क्या थी? अब इसकी वजह जानते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉली लफ्ज जैसे हम पहले से जानते हैं, मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। सो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो या एल्डिहाइड होगा या कीटोन। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आते हैं जरा एक बार एल्डिहाइड और कीटोन को समझते हैं। एल्डिहाइड वो कंपाउंड है जिसका कार्बोनाइल कार्बन एट द एंड होता है। अगर कार्बोनाइल कार्बन एंड में हुआ, बाकी कार्बन नीचे हो गए, उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, उस कंपाउंड को। जैसा हमें ये नजर आ रहा है, ये कार्बोनाइल कार्बन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दे। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना चुका है तो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कार्बन कहां पर हुआ? आखिर में हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम है एल्डिहाइड।
कीटोन क्या है? जिसमें कार्बोनाइल कार्बन मिड में होता है। जैसे ये कंपाउंड है, एक तरफ भी आर रिप्रेजेंट द कार्बन, एक तरफ भी कार्बन है, दूसरी तरफ भी कार्बन है। जो कार्बोनाइल कार्बन है, सो डे स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कार्बन कहां पर मौजूद है? मिडल में। सो जिस कंपाउंड का कार्बोनाइल कार्बन मिडल में हुआ, सो इट विल बी नोन एज द कीटोन। सो हम कीटोन और एल्डिहाइड समझ गए। अब हम आते हैं वापस कार्बोहाइड्रेट की तरफ। Why the carbohydrate chemically known as the polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone? ये दो डिफिनेशन हम समझ गए। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि यार एल्डिहाइड क्या चीज है और कीटोन क्या है। एल्डिहाइड वो कंपाउंड होता है जिसका कार्बोनाइल कार्बन आखिर में होता है, और कीटोन वो होता है जिसका कार्बोनाइल कार्बन मिडल में होगा। अब द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कैटेगरीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? सो कार्बोहाइड्रेट को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर यूनिट एंड हाइड्रोलाइसिस। नंबर ऑफ शुगर कितने हैं उसके अंदर, और हाइड्रोलाइसिस से क्या चीज बन सकती है। सो हाइड्रोलाइसिस एंड द नंबर ऑफ शुगर यूनिट की बेस पर कि उसके अंदर कितनी शुगर है और हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा। अगर हाइड्रोलाइज होगा तो कितनी शुगर हमें दे सकता है। सो हाइड्रोलाइसिस बेस पर और नंबर ऑफ शुगर यूनिट की बेस पर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई हुआ है। सो इस बेस पर जो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई हमारे पास तीन तरह के होते हैं। मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है। जो ओलिगोसैकेराइड है उसको एक बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, और जो पॉलीसैकेराइड है इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेजर टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे पहला होगा वो है मोनोसैकेराइड। एक बार मोनोसैकेराइड को समझते हैं, बाद में जब ये खत्म हो जाएगा, मोनोसैकेराइड समझ आएगा, तब हम ओलिगोसैकेराइड की तरफ जाते हैं और पॉलीसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल, मोनोसैकेराइड को हम कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मोनोसैकेराइड होता है सिंपल शुगर। अच्छा, ये सिंपल शुगर इसको कहते हैं। जो शुगर सिंपल होता है कैनॉट हाइड्रोलाइज, उसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल चीज हाइड्रोलाइज नहीं होगी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब यही होता है सो कॉम्प्लेक्स इनटू द सिंपल। सो ये ऑलरेडी सिंपल है, जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है दे आर द सिंपल शुगर। अगर मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर है तो इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस किसकी होती? नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास मौजूद है डाइसैकेराइड, जिसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट है, 2 शुगर है। आप इसको देखो, ये दिया हुआ है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट है या 2 शुगर मॉलिक्यूल। अब इसको मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूं क्योंकि 2 यूनिट्स इसके अंदर मौजूद है, 2 शुगर है। जब मैं इसको तोड़ देता हूं, सो तोड़ने के बाद जब उसके दरमियान जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जब वो टूट जाएगा तो बॉन्ड टूटने के बाद अब हमारे पास, अगर एक बार इसको आप वैसे देख ले, जब बॉन्ड टूट जाता है तो यहां पर कार्बन हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड बना देता है, कार्बन के बन जाते हैं 3 बॉन्ड रह जाते हैं। ऑक्सीजन बना रहे 2 बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन का है 1 बॉन्ड। इसको स्टेबल करने के लिए हम वाटर को आयोनाइज करते हैं। सो पानी का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसको बैलेंस कर देता है। अब ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। अरे एक प्रॉब्लम किसका, वो है कार्बन। कार्बन अभी तक अनस्टेबल है, 3 बॉन्ड है क्योंकि उसको 4 बॉन्ड चाहिए। सो ये जो OH है वो इस कार्बन के साथ मिलकर के 4 बॉन्ड पूरे कर लेते हैं। सो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स था। जब ये टूट गया पानी की मौजूदगी में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, सो इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब जो ग्लूकोज है ये आगे हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल बन चुका। हाइड्रोलाइसिस का मतलब था कॉम्प्लेक्स इनटू द सिंपल। अगर आप इस ग्लूकोज को आगे तोड़ोगे तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो मोनोसैकेराइड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, ये सिंपल शुगर है, हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सॉल्युबल इन वाटर पर अगला एक फैक्ट है। क्यों सॉल्युबल इन वाटर है? क्योंकि ये सिंपल है। जो चीज सिंपल होता है और पोलर है वो पानी में सॉल्युबल होता है। सो अगर चीज कॉम्प्लेक्स बनता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इस वजह से मोनोसैकेराइड की जो सॉल्युबिलिटी है, जो 2 ग्लूकोज है, ये ज्यादा सॉल्युबल है देन डाइसैकेराइड। सो ये सॉल्युबल भी है पानी में।
स्वीट इन टेस्ट, ये स्मॉल है और हमारे जो टेस्ट बड होता है वो इसको बहुत जल्दी फील कर सकते हैं। सो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मोनोसैकेराइड, ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर होने की वजह से ये हाइड्रोलाइज भी होता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर होने की वजह से इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सॉल्युबल इन वाटर होता है और स्वीट इन टेस्ट है। ये सारे के सारे तीन प्रॉपर्टी उसके सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से। मोनोसैकेराइड अगर हमें दिया जाए, सबसे पहले हम उसको पानी के अंदर डाल दें, सॉल्युबल है, यस दिस इज द मोनोसैकेराइड। जबान पे चेक कर ले, स्वीट है, सो इट इज द मोनोसैकेराइड। इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, केमिकल टेस्ट है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आता है। अच्छा केमिकली, अच्छा मैंने एक पानी के अंदर कोई केमिकल डाल दिया, वो भी मीठा हो सकता है, वो भी पानी में सोल्यूबल हो सकता है, लेकिन केमिकली वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ना हो सकता है वो मोनोसैकेराइड ना हो। सो मोनोसैकेराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें सही तरह पता नहीं चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ जब हम आते हैं, जिसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, केमिकल प्रॉपर्टी में होता है दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसैकेराइड। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है द नंबर ऑफ कार्बन, दे आर 3 to 7। अगर कार्बन की तादाद 2 से कम हो गई, उसमें रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पूरा हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मोनोसैकेराइड नहीं है। मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन 3 से 7। इसके बाद सारे कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट द वन, दैट वन इज द कार्बोनाइल कार्बन। पहली प्रॉपर्टी नंबर ऑफ कार्बन 3 होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी सारे कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, OH एक्सेप्ट वन, एक के बगैर वो होगा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के साथ OH नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज में ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। जितनी भी मोनोसैकेराइड्स है वो या तो एल्डिहाइड फॉर्म में होते हैं या कीटोन फॉर्म में, लेकिन कब, जब ये होते हैं ड्राई कंडीशंस में होते हैं, टेबल लेवल में होता है, जिसको हम कहते हैं अगर ड्राई हो, सॉल्यूशन फॉर्म में ना हो, ड्राई फॉर्म में हो, तब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। यहां से मैंने एक ड्राई लफ्ज लिखा, इस ड्राई लफ्ज से हमें एक और बात समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये ड्राई होगा तो किस तरह होगा, सॉल्यूशन स्टेट में होगा तब किस तरह होगा, मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन क्या होगी, फिर हम मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ये सब कुछ अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3 से 7। हर कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, आर कार्बन के साथ होना चाहिए OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन। किसके साथ नहीं होना चाहिए, वो है कार्बोनाइल कार्बन। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ड्राई कंडीशन में या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इजीली रिड्यूस। अब जब ये एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्म में होता है, ये बहुत आसानी से रिड्यूस हो सकता है। अब आते हैं क्यों रिड्यूस हो सकता है, क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या चीज होती है। अब हम आते हैं, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ कार्बन 3 से 7। मैं एक पहले कार्बन को काउंट कर दूं, कार्बन 1 2 3, यस ये बात पूरी है। दूसरी बात क्या करते हैं, ऑल कार्बन कंटेन द OH, हर कार्बन के साथ OH मौजूद है, एक्सेप्ट वन, एक के साथ नहीं होना चाहिए, उसका नाम है कार्बोनाइल। अच्छा एक है जिसके साथ नहीं है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। अब ये एल्डिहाइड की कीटोन है, हम लोगों ने इधर पढ़ा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने भी मोनोसैकेराइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसको समझते हैं, यहां पर एग्जांपल से हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन की तादाद 3 से 7 होनी चाहिए। अब इस पहले स्ट्रक्चर को देखो, कार्बन की तादाद 1 2 3, यस ये पॉइंट सही है। दूसरा, ऑल कार्बन कंटेन द OH एक्सेप्ट वन, हर कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, OH एक्सेप्ट वन, वो वन क्या होना चाहिए, कार्बोनाइल कार्बन। यहां पर कार्बोनाइल कार्बन है, जो C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ OH नहीं है, सो ये प्रॉपर्टी भी पूरी है। बाद में हम देखते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन हम लोगों ने पहले दिखा दिया। एल्डिहाइड वो होता है जिसका कार्बोनाइल कार्बन आखिर में हो, और कीटोन वो होता है जिसका कार्बोनाइल कार्बन मिड में हो। अगर आखिर में हो तो एल्डिहाइड है, अगर मिड में हो तो कीटोन है। सो स्ट्रक्चर के अंदर मैं देख लूं, कार्बोनाइल कार्बन मिडल में आ रहा है, इस वजह से कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका मतलब ये कौन सा शुगर है, कीटोनिक शुगर है। क्यों कीटोनिक शुगर है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन दरमियान में है।
अच्छा, इसको डाईहाइड्रोऑक्सी, इसका मतलब है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो कार्बोनाइल कार्बन है वो मिडल में, इस वजह से इसको कहते हैं एसीटोन एंड कीटोन शुगर है। दूसरा पेड़ देखते हैं, ये 3 कार्बन है, पेड़ 1 2 3, यस कार्बन 3 पूरे 3 से 7 तक होने चाहिए, तो यहां पर 3 है। आर कार्बन कंटेन द OH एक्सेप्ट 1, आर कार्बन के साथ OH है, एक के साथ नहीं है। अच्छा, जिसके साथ नहीं उसका पोजीशन कहां पर है, आया वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर आते हैं, अगर कार्बोनाइल कार्बन एंड में हुआ तो एल्डिहाइड है, दरमियान में हुआ तो कीटोन है। सो यहां पर हम देखते हैं कार्बोनाइल कार्बन आखिर में, तो उसके बाद 2 कार्बन और है, सबके साथ OH मौजूद है, कार्बोनाइल के साथ OH नहीं है। सो कार्बोनाइल कार्बन आखिर में हुआ, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड फॉर्म है। सो इसको कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड शुगर। और ये कौन सा फॉर्म है, इट इज आल्सो नोन एज द एल्डोज शुगर। ये एल्डोज है। सो ये कीटोज शुगर है और ये एल्डोज है। ये कीटोन ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कीटोज शुगर, और ये जो है इट विल बी नोन एज द एल्डोज शुगर। एक और कंपाउंड हमारे पास 3 कार्बन का है, द नंबर ऑफ कार्बन 3, यस बात पूरी है, 3 से 7। ये कहते हैं ऑल कार्बन कंटेन OH एक्सेप्ट 1, हर कार्बन के साथ OH होना चाहिए, एक के साथ नहीं होना चाहिए, वो कार्बोनाइल होगा। सो यहां पर कार्बोनाइल कार्बन है नहीं, इधर सबके साथ OH है, एक है सभी कार्बन नहीं जिसके साथ OH ना हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आई होप क्या भी समझ आया होगा कि नंबर ऑफ कार्बन 3 से 7, हर कार्बन के साथ OH होना चाहिए, एक के साथ नहीं, वो होना चाहिए कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल आखिर में हुआ एल्डिहाइड है, अगर कार्बोनाइल दरमियान में हुआ तो कीटोन है, कीटोनिक शुगर है। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मौजूद है। हर कार्बन के साथ OH मौजूद है एक्सेप्ट 1, वो है कार्बोनाइल कार्बन। सो द नंबर ऑफ कार्बन 3 से 7 के दरमियान है, 6 है। हर कार्बन के साथ OH मौजूद है, लेकिन कार्बोनाइल कार्बन के साथ OH मौजूद नहीं है, और कार्बोनाइल कार्बन आखिर में, एंड में है। सो इस वजह से ये जो शुगर है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कौन सा फॉर्म है, इट इज द एल्डोज शुगर। ग्लूकोज भी एक एल्डोज शुगर है। उसके साथ जो दूसरा है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। सो पूरे 3 से 7 है। हर कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, OH एक्सेप्ट 1, हर कार्बन के साथ OH लगा हुआ है एक्सेप्ट 1, जिसके साथ नहीं वो कार्बोनाइल है। सो इस टाइम कार्बोनाइल कार्बन मिड में, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। सो ये भी 6 कार्बन शुगर है, ये भी 6 कार्बन शुगर है। डिफरेंस किस चीज में, कार्बोनाइल कार्बन, यहां पर कार्बोनाइल कार्बन टॉप पर है, कार्बन नंबर 1 पर है आखिर में, तो ग्लूकोज एल्डोज फॉर्म है। यहां पर कार्बोनाइल कार्बन दरमियान में है। सो ऊपर भी कार्बन है, नीचे जो कार्बोनाइल है वो दरमियान में, इस वजह से जो फ्रक्टोज है इसको हम नाम देते हैं कीटोस फॉर्म। सो इट इज द कीटोस शुगर। अच्छा, दोनों का फार्मूला अगर देखा जाए, सो दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों में 6 कार्बन है, तो क्या हुआ C6, हाइड्रोजन दोनों में 12 है, H12 वो 6, दोनों का फार्मूला सेम है। पर फर्क फिर क्यों है, फिर क्यों हम कहते हैं ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है, द डिफरेंस इज इन दियर कार्बोनाइल कार्बन, उसकी जो फंक्शनल कार्बन है उसमें फर्क है। अगर कार्बोनाइल कार्बन मिडिल में तो फ्रक्टोज हुआ कीटोनिक फॉर्म है, अगर कार्बोनाइल कार्बन आखिर में तो ग्लूकोज हुआ एल्डोज फॉर्म। सो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, आइसोमर्स बन गए क्योंकि फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में फर्क है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल या फंक्शनल आइसोमर भी कहते हैं। सो यहां पर जो 3 कार्बन है, दोनों के अंदर कार्बन 3 है, सो दोनों का फार्मूला भी सेम है, C3H6O3, फार्मूला सेम है। डिफरेंस किस चीज में, कार्बोनाइल कार्बन में, एक के मिडल में तो कीटोनिक फॉर्म है, दूसरे के एंड में तो एल्डोज फॉर्म है। सो यहां पर इसको भी कहते हैं दीज टू शुगर डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन एंड ग्लाइसरल्डिहाइड, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो अब हम कहते हैं एक नया पॉइंट के साथ, इट इज एजिली रिड्यूस। इसका मतलब क्या है, व्हाई दिस इज एजिली रिड्यूस। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं इसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, यहां पर भी कार्बोनाइल कार्बन है, इधर भी कार्बोनाइल है, यहां पर भी कार्बोनाइल कार्बन है। जब ये स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, सो उसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। हम एक चीज जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन हम लिख ले डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बना रही, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, जिस तरह में ये नजर आ रहा है, या हाइड्रोजन और कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ, इधर भी मौजूद है, यहां पर भी है, ग्लूकोज में भी है और फ्रक्टोज में भी है। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। सो यहां पर हम देखते हैं 2 बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, इनमें से एक सिग्मा है, दूसरा पाई बॉन्ड है।
पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है जो कम एनर्जी पे टूटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? ऑक्सीजन की कम है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो आप प्रेडिक्ट टेबल में आप जानते हो केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक चीज होती है कि यार प्रेडिक्ट टेबल में हम यूज आते हैं। सो इन द प्रेडिक्ट टेबल जब एटम साइज कम होगा तो एटम साइज छोटा होता रहता है। उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके करीब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा करीब होता है। एटम साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस का और शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इन वजह से जो लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं, जब राइट साइड पर जितने भी एटम्स पड़े होते हैं उन सब का साइज छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ऑक्सीजन चूंकि प्रेडिक्ट टेबल के राइट साइड में पड़ा है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, सो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए जो जितने भी एटम्स पड़े होते हैं उसका साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है सो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब कार्बन जो चुन के पड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड की तरफ पड़ा है और जो ऑक्सीजन है वो राइट साइड की तरफ पड़ा है। सो राइट साइड वाले का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तब हम जरा वापस दो बॉन्ड की तरफ। जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है सो उनमें से एक सिग्मा है, दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड चूंकि डियर स्टूडेंट्स बहुत कम एनर्जी पे टूटता है सो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? जब ये बॉन्ड टूट जाता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, किस तरह बनेगा? सो दिस इज ऑक्सीजन। पहले डबल बॉन्ड के साथ था कार्बन के साथ, अब सिंगल बॉन्ड। अब दोनों अनस्टेबल हो गए। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि उसने पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन लिया किसने? ऑक्सीजन ने ले लिया। सो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया तो ये दोनों अनस्टेबल है, ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है और कार्बन भी। तो ये किसी न किसी चीज के साथ अपना बॉन्ड बना देगा। कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ बनाया और ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो हम कहते हैं इट कैन इजीली रिड्यूस। उसके अंदर दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं ये रिड्यूस हुआ। सो मोनोसैकेराइड की तरफ हम वापस आते हैं। टोटल कार्बोहाइड्रेट को एक बार डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अब लोगों ने अभी पढ़ा था कि द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड व्हाट द कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है और केमिकली इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फार्मूला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो पानी की तरह है, कार्बन के साथ वो मिला हुआ। सो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा लगता है कि 2:1 से, इस वजह से इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये फार्मूला सिर्फ मोनोसैकेराइड पे अप्लाई होता है जहां पर x y के बराबर है। सो जितना हम x लिखते हैं उसके बराबर y भी H2O भी इतना ही लिखना होगा। सो अगर मोनोसैकेराइड पे अप्लाई होता है सो मोनोसैकेराइड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 3 से 7, लेकिन ये ओलिगो और पॉलीसैकेराइड पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वहां पर कंडेंसेशन हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता है बीच में से। सो फार्मूला फिर ये CxH2Y अप्लाई नहीं होगा। सो कुछ एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा, उसके बाद हम लिखा ये नॉट अप्लाई ऑन द डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज में भी एक ऑक्सीजन नहीं है तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, C5H10O4 बनेगा। अगर फार्मूला अप्लाई भी होता है किस तरह, अगर रेशियो बराबर भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन का, C2H4O2, ये भी मोनोसैकेराइड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 है, लेकिन मोनोसैकेराइड में कम से कम 3 होना चाहिए। सो क्विक रिवीजन में स्टूडेंट्स हम एक बार इसको देखते हैं। सो फिर हम लोगों ने कहा था कि ये कौन बना रहे, ग्रीन प्लांट्स इसको बना रहे, केमिकली इसको पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन कहते हैं। अब हम यहां से हम समझ गए व्हाई इट इज नोन एज द पॉलीहाइड्रोऑक्सी, और इसको एल्डिहाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन एंड में होता है, इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी। लेकिन कीटोन क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन मिड में होता है, इस वजह से। एल्डिहाइड वो था जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन आखिर में होगा और कीटोन वो है जिसका कार्बोनाइल कार्बन मिड में होगा। सो फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर करते हैं? यूनिट ऑफ शुगर यूनिट के बेस पर करते हैं कि उसके अंदर शुगर की तादाद कितनी होती है, या हाइड्रोलाइसिस की बेस पर करते हैं, जैसे हम यहाँ पर से समझ भी गए। सो केमिकली ये क्या चीज है? सिंपल शुगर है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, हमारे साथ स्टे रहो क्योंकि आखिर में मैं कुछ चीजें बता दूंगा। cannot hydrolyze, soluble in water or sweet in taste, ये कुछ प्रॉपर्टी है, दिस इज द फिजिकल। केमिकली क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन 3 से 7 तक होने चाहिए और R कार्बन के साथ OH होगा एक्सेप्ट 1, अगर वो कार्बन एंड में हुआ तो कार्बोनाइल है, अगर दरमियान में हुआ अगर वो कार्बन
So all the carbon contain the OH except one, that is the carbonyl carbon. अगर सारे कार्बन के साथ OH होना चाहिए, एक के साथ नहीं होना चाहिए. अगर जिसके साथ ना वो आखिर में हुआ तो वो एल्डिहाइड फॉर्म है, अगर मिडल में हुआ तो ये कीटोन फॉर्म है. लेकिन ये कब अप्लाई होता है? जब ड्राई कंडीशन में हो. ये इजीली रिड्यूस होता है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ये बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड समझ आया होगा. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं? मोनोसैकेराइड का. इस बात को ध्यान से सुनो. मोनोसैकेराइड का जो अगला पॉइंट होगा वो होगा अगर ड्राई कंडीशन में तो ये स्ट्रेट है, तो सॉल्यूशन में रिंग क्यों बनाता है और रिंग का फायदा क्या होगा? रिंग और ड्राई का डिफरेंस देखते हैं. उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड के कितने टाइप्स होते हैं, उसका रोल क्या है, कहां कहां पर पाया जाता है. फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड के हम पढ़ते हैं एपिमर्स और उसके आइसोमर्स. जैसे हम लोगों ने इधर जिक्र किया था कि यार ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर है. ये जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके एपिमर्स को भी डिस्कस करेंगे. सो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इस सारी चीजों को डिस्कस कर देंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स. प्लीज बीके बायोलॉजी लेक्चर्स इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस सारे ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और पूरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और अपलोड करते रहेंगे. थैंक यू वंस अगेन.